गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कि जीके है, जीके सेक्शन का एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन का सेट 3 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इसमें कंटेनिंग है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका डिस्कस होगा। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराफोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेमीराइदाई के क्षेत्र को दिया था। दूसरा नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला मैसूर चले गए और यहीं उसने कायाक्लेश द्वारा शरीर त्याग दिया था। इसे जैन धर्म में संलेखन कहा गया। तीसरा नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था। इसका डिस्कस है। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेट्स के नाम से पुकारते हैं। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र अशोक थे। अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट था। यह बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमारमात्य बनाकर वहाँ के विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया, बल्कि वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। छठा नंबर है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आंसर होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। इसका डिस्कस है। अशोक के अधीन प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था। 7 नंबर होगा, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? आंसर होगा इसका कलिंग युद्ध से। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? आंसर होगा मौर्य राजा अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। 9 नंबर है, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवानाम के नाम से विख्यात कौन है? तो अशोक है। ऊपर में इसका डिस्कस हो गया है। 10 नंबर है, निम्नलिखित में जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। आंसर होगा सभी इसमें विकल्प सही होगा। तो जीवन वृत्त भी मिलता है, आंतरिक नीति और विदेश नीति, ये सभी इसमें मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इनमें अशोककालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखी गए हैं। केवल 2 अभिलेखों साहबजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है।
11 नंबर है। 11 नंबर, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? और आंसर होगा रॉक एडिक्ट 13। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिलेख 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुखद और पश्चाताप व्यक्त किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। 12 नंबर है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था। 13 नंबर है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव जो दिखता है, कहाँ दिखता है? वो शिलाओं पर उत्कीर्ण देश 13वें राजादेश पे दिखाई पड़ता है। 14 नंबर है, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? आंसर होगा शिला राजादेश 13वां। 15 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? आंसर होगा मेगास्थनीज। इसका डिस्कस है। मेगास्थनीज यूनानी ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। 16 नंबर है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? आंसर होगा मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? आंसर होगा उपगुप्त से। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो आंसर होगा इसका उपगुप्त। सिंहली अनुश्रुतियाँ दीपवंश या महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। 19 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? आंसर होगा तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। 20 नंबर है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? आंसर हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। 21 नंबर है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अभी तुरंत पता है, इसका आंसर होगा कौटिल्य। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अशोक के अभिलेखों में साहबजगाड़ी एवं मनसेहरा के अभिलेख खरोष्ट लिपि में, तक्षशिला एवं लगमौन अभिलेख अरमाइक लिपि में, सरेकुना अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख लघु शिलालेख स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? आंसर होगा डी नंबर 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार DR भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। 25 नंबर है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता था? आंसर होगा अशोक। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? आंसर होगा शंख के प्रति आस्था। धम्म में वर्णित है कि पक्षी प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, मातृभाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय इत्यादि। धम्म में संघ के प्रति आस्था संबोधित
कोई तत्व वर्णित नहीं है। मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान आ सके मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है। उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई था। अट्ठाईस नंबर है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? आंसर होगा शुंग वंश। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अब मौर्योत्तर काल आते हैं, जो कि ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न है 2016 से 18। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी? आंसर होगा सिंधु तथा झेलम। जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? आंसर होगा संस्कृत का। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? इसका आंसर है पाणिनि की। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी? आंसर है आंध्र प्रदेश। गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की मूर्तियाँ बनाई जाती थी? आंसर होगा बुद्ध। मथुरा कला विद्यालय की आकृतियाँ डैश की बनी होती थी? आंसर होगा धब्बेदार लाल पत्थर। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आंसर होगा पतंजलि। पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टीन एवं चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? आंसर होगा इसका टीन। कल्हण, मैत्रेयी, कालिदास एवं पाणिनि में कौन से संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? आंसर होगा पाणिनि। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? इसका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा गंधार। सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए थे? आंसर होगा कुषाण, शक तथा पार्थियन द्वारा। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सिमुक। ये सुमिलित किया हुआ है, सही मैचिंग है इसका, तो इसके सामने जो आंसर है वो सही है। तो जैसे महाकाल मंदिर उज्जैन में है, श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला में है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, जैन मंदिर खजुराहो में है। खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि इसमें 4 धर्म मिले हुए हैं खजुराहो में, तो वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? पाणिनि द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है अष्टाध्यायी। अब इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध पाठ है। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। तीसरा नंबर है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गंधार कला। इसका डिस्कस है। गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसलिए गंधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गंधार नामक स्थान पर इसे प्रकट होने के कारण इसे गंधार कला कहा जाता है। चौथा नंबर है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? आंसर होगा गंधार कला। गंधार शैली भारतीय और यूनानी कला की सम्मिश्रण शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। 5वां नंबर है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। आंसर हो कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत की सूचक है। 6ठा नंबर है, कनिष्क किस वर्ष में राजे सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, यानी कि गद्दी पर कब बैठे थे? आंसर होगा 78 ईस्वी में। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? शक संवत जो था कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था।
शक संवत का संस्थापक कनिष्क था। कनिष्क द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। 8वां नंबर है बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? आंसर होगा कनिष्क। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान तथा महायान। मिलान करने के लिए दिया गया है, इसका मैचिंग करना है, जो कि हम नीचे देख लेते हैं। इसका मैचिंग किया हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट हम इसका मैचिंग ही देख लेते हैं। विक्रम संवत जो है 58 BC यानी कि वास्तव में 57 ईस्वी पूर्व था, लेकिन 58 लिखा जाता है, वास्तव में 57 आता है। शक संवत 78 AD है और कलचुरी संवत 248 AD है। गुप्त संवत 320 AD है, जो कि 319 इसको माना जाता है। स्टूडेंट्स, हम ये शॉर्ट फॉर्म जो दिया गया है एब्रीविएशन टाइप का BC, AD, AM, PM, ये सब का हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि किस किस सेक्शन से हमको बनाना है, ठीक है? हम उस सेक्शन से शॉर्ट फॉर्म का वीडियो बना देंगे। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो आंसर होगा कनिष्क। कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गंधार था, अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो आंसर हो जाएगा इसका खारवेल। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह 2वीं सदी ईस्वी पूर्व में शासक हुआ था तथा इसका संबंध कलिंग के चेदी वंश से था। इसने अनेक विजयें प्राप्त की, जिनमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र तथा दक्षिण के सातवाहन शासक सातकर्णी पर विजय प्रमुख है। यह जैन तीर्थकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण करवाया तथा प्राचीन नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एरा, महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां भी धारण की थी। 13 नंबर है राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? आंसर होगा कलिंग। 14 नंबर है कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था, किसको दिया था? तो जैन धर्म को संरक्षण दिया था। 15 नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर में सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलुमावी के नासिक गुहालेख से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में सूचना मिलती है। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि इसके वाहनों ने तीनों समुद्रों इससे तात्पर्य बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर का जल पिया था। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इसका तक्षशिला। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पालयुगीन विद्या केंद्र थे। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अब आते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल का ऑफलाइन परीक्षा से प्रश्न जो है जो कि 2016 से 18 का है। न्याय सूत्र किसने लिखी है? तो न्याय सूत्र गौतम ने लिखी है। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो आंसर होगा कुमारगुप्त ने। घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था? तो यह आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य का। प्रथम हुन आक्रमण कब हुआ था? लगभग 458 ईस्वी पूर्व में, लगभग 458 ईस्वी में हुआ था हुन आक्रमण। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है?
तो आंसर होगा गुप्त साम्राज्य। डैश प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। इसका आंसर होगा आदि शंकराचार्य। एलोरा की गुफाएं डैश में है। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? आंसर होगा एलोरा की गुफाएं। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? आंसर होगा चंद्रगुप्त। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? आंसर होगा इसका अजंता। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? आंसर होगा हरिसेन। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा दिल्ली। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, बाकी सब सही है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। मेघदूत का लेखक कौन है? इसका आंसर है कालिदास। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भानुगुप्त का ऐरन शिलालेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का भित्री शिलालेख में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? आंसर होगा भानुगुप्त का ऐरन शिलालेख। अब यहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो आंसर होगा गुप्त ने। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? आंसर होगा इसका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर इसका विक्रमादित्य। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते थे? इसका आंसर हो जाएगा रुपयक। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार एवं चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। 5वां नंबर है हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? आंसर होगा इसका समुद्रगुप्त। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की तथा इसे कविराज भी कहा जाता था। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। रोमन साम्राज्य 7 नंबर है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? आंसर हो जाएगा हुनों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुनों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। 8 नंबर है निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो आंसर होगा गुप्तों के। इसका डिस्कस है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। अतः गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। 9वां नंबर है निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आंसर होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 350 से 375 ईस्वी कई युद्ध का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। 10 नंबर है भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात था? आंसर है समुद्रगुप्त। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? आंसर होगा इसका सोना का। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई है। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती है। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं हैं जितनी कुषाण मुद्राएं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं।
इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। 12 नंबर है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्न में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी में। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज्यारोहण की तिथि भी है। 13 नंबर है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? आंसर होगा इसका समुद्रगुप्त का। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। 14 नंबर है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो आंसर होगा इसका हरिसेन। 15 नंबर क्वेश्चन है, फाइजन किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा फाइजन किसके शासन के काल के दौरान भारत आया था? रामगुप्त है, कुमारगुप्त है, चंद्रगुप्त था उधर, तो ये हो जाएगा इसका। फाइजन ने भारत में 399 से 414 के बीच भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। 16 नंबर है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा द्वारा किया गया है। मेघदूत यानी 17 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक जो है कालिदास है। भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे। इनकी प्रमुख कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मालविकीग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंश हैं। 18 नंबर है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं था? आंसर होगा इसका चावार्क। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे। चावार्क चिकित्सक नहीं थे बल्कि वे अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। 19 नंबर है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम इस प्रकार थे: कालिदास, बेताल भट्ट, वाराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु, घटकरपर आदि। वाराहमिहिर थे। वाराहमिहिर क्या थे? एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे। वाराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका है। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने बृहद जातक तथा लघु जातक की रचना भी की थी। 21 नंबर है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? आंसर होगा गुप्त काल। अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य 2वीं शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला है। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल अगले वीडियो में हम दक्षिण भारत से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि जीके सेक्शन है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक एग्ज़ाम में, यानी कि कहा जाए तो जितना भी एग्ज़ाम होता है इसमें कि एसएससी सेक्शन आता है सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन दिया गया है ये 9, 10, 11, 12 का एनसीईआरटी से रिलेटेड है। अगर स्टूडेंट्स चाहे तो ये 9, 10 खास करके 10 क्लास के स्टूडेंट्स, 11, 12 का स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़ सकता है और अपना ऑब्जेक्टिव कवर कर सकता है इससे। ठीक है, थैंक यू।